नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। और देश की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे कुलभूषण जाधव को बचाने के मामले में भारत को कौन सी कूटनीतिक जीत मिली है, इसकी चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस आदेश के क्या मायने हैं और उसके बाद दुनिया के देशों से समर्थन जुटाने से क्या कुछ हासिल होगा। और इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीजे के इस आदेश को पाकिस्तान ने मानने से इनकार क्यों किया है, उसके इस अड़ियल रवैये का क्या हश्र हो सकता है, क्या माकूल जवाब हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां फिर से आतंकवादियों ने एक बहादुर फौजी अफसर की कुर्बानी ली है और एक कायराना हरकत की है। पाकिस्तान कब तक लेगा हमारे जवानों की जान, हमारे जवानों की शहादत कब तक वहां होती रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत को है अब किस बात का इंतजार? जवानों की शहादत से तमतमाए माहौल में अखिलेश यादव का बचकाना बयान भी आपको सुनवाएंगे। बताएंगे आपको कि यूपी में योगी राज में कितनी विकास की दर हासिल करने का तय किया गया है लक्ष्य। और यूपी की जब बात होगी तो एक और दल को याद करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीएसपी की। बीएसपी ने बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्यों दिखाया है बाहर का रास्ता? बीएसपी में बर्बादी का दौर चलने वाला है या फिर बदलाव का, ये हम आपको दिखाएंगे। देश की दलित राजनीति को क्यों मार गया है लकवा, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही दिखाएंगे आपको आम आदमी पार्टी के मेलोड्रामे का आज का नया एपिसोड। क्या गुजरी केजरीवाल की हिमायत में दूसरे पर हाथ उठाने वाले कपिल मिश्रा के साथ। और पीएम मोदी के बहाने कार्यपालिका और न्यायपालिका में समरसता और सद्भाव के माहौल पर भी डालेंगे एक नजर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे दक्षिणी कोरिया में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव की, और इस बदलाव से दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन को भी समझने की कोशिश करेंगे। बात इतिहास की भी करेंगे और शेर व शायरी की भी बात होगी। जी हाँ, हम आज याद करेंगे कैफी आजमी साहब को। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। नीदरलैंड्स के हेग शहर स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे 15 मई को जब दोबारा खुलेगा तो कुलभूषण जाधव केस में भारत अपनी पैरवी आगे बढ़ाएगा। भारत की ओर से हरीश साल्वे इस मामले पर बहस करेंगे। भारत के साथ साथ उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इस मामले में अपनी दलील इंटरनेशनल कोर्ट के सामने रखेगा। इस बीच पाकिस्तान ने साफ किया है कि वो जाधव की फांसी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। पाक मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आर्मी की बुधवार को हुई बैठक में ये फैसला किया गया कि वो कुलभूषण जाधव की फांसी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक आर्मी की मीडिया इकाई इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने इसकी जानकारी दी है। रावलपिंडी में आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जाधव मामले पर चर्चा की गई और पाकिस्तान ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे कोर्ट कुछ भी कहे, वो इस बात को नहीं मानेगा। Decision taken by the government in the interest of an Indian citizen, which is in illegal detention and is facing threat to his life. We have said earlier on. I don't want to repeat what we have said about the process. इस मामले में भारत ने बेहद गुपचुप तरीके से काम किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक पेच का फायदा उठाया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1960 में आईसीजे का हिस्सा बने। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से दाखिल विरोध पत्रों की वजह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर सकते। यही वजह है कि भारत कारगिल शहीद सौरभ कालिया के मर्डर के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ मामला आईसीजे में दर्ज नहीं करा सका। ठीक उसी तरह कारगिल की जंग के कुछ दिन बाद ही भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी प्लेन को मार गिराने के मामले में भी पड़ोसी मुल्क कुछ नहीं कर पाया। हालांकि जब भारत और पाकिस्तान ने वियना समझौते पर हस्ताक्षर किए तो वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के न्याय क्षेत्र में आ गए। भारत ने जाधव के मामले में इसी प्रावधान का इस्तेमाल किया। आज उनकी दुष्टता भी सामने आ गई है। निर्दोष ऐसे एक व्यक्ति को, एक फौजी को इस तरीके से सजा देना, वो भी पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने, ये दुनिया में भी इसकी निंदा की गई थी। मैं भी आज भी निंदा करते हुए इस निर्णय का स्वागत करता हूँ।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत से मांग की है कि वो पाकिस्तान द्वारा फांसी देने के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन घोषित करे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहा कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और न ही उन्हें भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई। भारत ने अपनी अपील में ये भी कहा कि जाधव की गिरफ्तारी के काफी समय बाद तक पाकिस्तान ने कोई सूचना नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पाकिस्तान के इनकार के बावजूद कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को रक्षा विशेषज्ञ एक बड़ी जीत मान रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत को अब आगे बढ़कर अपनी बात रखनी होगी। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक पत्र भी भेजा है। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के कुलभूषण को फांसी दिए जाने के फैसले के खिलाफ ICJ में 8 मई को अपील की थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहा कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और न ही उन्हें भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई। जाधव की मां अवंती जाधव ने पिछले महीने पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में जाधव की फांसी के खिलाफ याचिका दायर की थी। पाकिस्तान ने भारत की ओर से जाधव को 16 बार राजनयिक संपर्क मुहैया कराए जाने की अपील को ठुकरा दिया था। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि जाधव नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं और उन्हें ईरान से अगवा किया गया था, जहां वो अपना कारोबार कर रहे थे। जाधव को मौत की सजा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने जाधव की मां से बात की और उन्हें फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाधव मामले में वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे पैरवी कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, हिंदुस्तान ने ये उचित कदम उठाया है। अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशन करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक जीत है और पाकिस्तान इसको फांसी नहीं सजा दे सकता जब तक वो स्टे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिफ्ट नहीं करता। उसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहां दो तरफा बातचीत हो सकती है क्योंकि इंडियंस को भी इनवाइट करेंगे उसके काउंटर में और पाकिस्तान और बेनकाब होता जाएगा। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है ताकि उसको थोड़ी तहजीब और फौजी जो है अकल सिखाई जाए, ताकि उसको पता चले कि ऐसी वैश्याना हरकतों के कॉस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सीरियस अंजाम हो। ये वाकई में भारत की एक सफलता है और इस मसले को लेकर के पाकिस्तान बिल्कुल जो है एक्सपोज होगा। भारत ने इस मसले में कड़ा रुख अपनाया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था कि जाधव को छुड़वाने के लिए भारत किसी भी हद तक जाएगा। मसला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव का बड़ा सबब था। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग को कई बार तलब कर जाधव से मिलने की इजाजत मांगी थी। पाकिस्तान दावा करता है कि जाधव एक जासूस है जिन्हें पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पिछले महीने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। इसे लेकर भारत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी और सोच समझकर की जाने वाली हत्या को अंजाम दिए जाने की स्थिति में द्विपक्षीय संबंधों में खटास और परिणाम भुगतने की चेतावनी पाकिस्तान को दी थी। लेकिन अब ICJ के फैसला आने के बाद भारत के हौसले बुलंद है और पाकिस्तान का एक और झूठ सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से पूछताछ के लिए अब ईरान ने उनसे मुलाकात की इजाज़त मांगी है। ईरानी राजनयिक मोहम्मद रफ़ी ने हालांकि ये साफ किया कि इस मामले में बात आगे नहीं बढ़ पाई है। भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी कुलभूषण जाधव रिटायरमेंट लेकर बिजनेस के सिलसिले में ईरान गए थे, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें अगवा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है और ये भारत की ही कूटनीति है कि उसने ईरान के रास्ते जाधव तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में छुट्टी पर आए सेना के लेफ्टिनेंट फैयाज की आतंकियों ने हत्या कर दी। 6 महीने पहले ही वो सेना में भर्ती हुए थे। फैयाज राजपूताना राइफल्स में लेफ्टिनेंट थे। उनकी तैनाती अखनूर में थी। फैयाज अपने गांव के युवाओं में लोकप्रिय थे। माना जा रहा है कि यही उनकी हत्या की असल वजह भी बनी। फैयाज का परिवार कश्मीर घाटी के कुलगाम में रहता है। उनके पिता सेब की खेती करते हैं और आतंकी ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे कि कश्मीरी युवाओं में भारत के प्रति प्यार जगे, सेना के प्रति प्यार जगे।
कश्मीर घाटी में आम लोगों और पुलिस के बाद अब आतंकियों के निशाने पर सेना के जवान हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपिया के हरमन चौक में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात जवान का मृत शरीर मिला। शव की पहचान लेफ्टिनेंट उमर फयाज के रूप में हुई। फयाज एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां से आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया। फयाज के शव पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। उमर फयाज जम्मू के अखनूर में तैनात थे। इंडियन आर्मी इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ खड़ी है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले थे। उन्होंने 6 महीने पहले ही सेना में तैनाती पाई थी। खबरों के मुताबिक लेफ्टिनेंट फयाज को 5 से 6 आतंकियों ने अगवा किया था। उनकी हत्या पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान आया है। उन्होंने शहीद के परिवार के प्रति संवेदना जताई और कहा कि फयाज घाटी के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। सेना भी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि किन हालातों में अफसर की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और शहीदों की शहादत कभी जाया नहीं जाएगी, इस उम्मीद के साथ अब हम बढ़ने हैं अपने खास सेगमेंट सुनिए सरकार की ओर, जहां हम पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिनको सबक सिखाने का अब समय आ गया है, इसकी बात करेंगे। मोदी सरकार को भारी बहुमत के साथ जनता ने सत्ता सौंपी है और हाल में हुए यूपी और उत्तराखंड चुनाव में भी मोदी ने एक तरफा जीत हासिल की है। अब देश का हर वर्ग और हर समुदाय मोदी सरकार से उसकी छवि के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक फैसला लेने की उम्मीद कर रहा है। तो आज हमारा स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में शहीदों के शहादत का दर्द और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, इस पर एक खास विश्लेषण। कश्मीर में सेना पर आतंकी हमले और जवानों की हत्या का दौर जारी है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने हाल में कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर में अलगाववादियों को समर्थन देता रहेगा। ऐसे में क्या हमारी सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? अब तो कश्मीर घाटी में शहीद हुए जवानों के परिवार भी सरकार से पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। और आज भी जिस तरह से हमारे जवान को शहीद किया गया है, जाहिर सी बात है कि अब ये गुस्सा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल चुका है और ऐसे में मोदी सरकार को गंभीर होकर इस मसले पर जरूर सोचना होगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया सेक्टर में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज का आतंकियों द्वारा अपहरण और फिर हत्या इस बात को साफ दर्शा रही है कि सीमा पार से घुसपैठ कर कश्मीर पहुंच रहे आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले फयाज 6 महीने पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और जम्मू के अखनूर में तैनात थे। फयाज की हत्या से देश गुस्से में है। पाकिस्तानी सैनिकों ने अभी 10 दिन पहले 2 जवानों को मारकर उनका शव शत-विक्षत कर दिया था। जहां शहीद परमजीत सिंह की पत्नी परमजीत कौर ने पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने की मांग करते हुए सरकार को याद दिलाया कि सरकार ने हाल ही में कहा था कि अगर पाकिस्तान हमारे एक सैनिक की हत्या करता है या उसका सर काटता है तो दुश्मन के 10 सैनिकों को इसका बदला चुकाना होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? अगर सरकार पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखा सकती तो मुझे अपने पति की हत्या का बदला लेने की इजाजत दे। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया के दूसरे शहीद प्रेम सागर की बेटी ने सरकार से पूछा कि अब किस बात का इंतजार है, आखिर बदला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अब देश का हर वर्ग और हर समुदाय मोदी सरकार से उसकी छवि के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक फैसला लेने की उम्मीद कर रहा है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए युद्ध के अलावा सरकार के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। क्या न्यूक्लियर पाकिस्तान से भारत सीधी लड़ाई लड़ेगा? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता खुला हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक इस बार सटीक और निर्णायक हो, जिसके बाद दुश्मन कुछ सालों तक सिर न उठा सके। कूटनीतिक विकल्प की बात की जाए तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न कर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना होगा। सरकार पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करके उससे अलग थलग करने का अभियान चला सकती है। भारत के पास पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने का भी विकल्प खुला हुआ है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भारत से व्यापार और वीजा पर रोक लगाकर भी उसे सबक सिखाया जा सकता है। पाकिस्तान की कश्मीर में हस्तक्षेप के बाद भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को हवा दे सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मदद से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है।
गिलगित, बलाटिस्तान और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही आवाजों को समर्थन देकर भी पाकिस्तान को काबू में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार को तमाम विकल्प तलाशने होंगे। किसी भी तरह से अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान पर लगाम लगाया जाए और ऐसे में अमेरिका के वरिष्ठ सांसद ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि अगर भारत के सैनिकों और उसके नागरिकों पर हमले होते रहे तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सांसद जो क्राउली ने इस्लामाबाद से उसकी ज़मीन पर सक्रिय कट्टरपंथी ताकतों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। अमेरिकी सांसद और हाउस डेमोक्रेटिक कॉकस के अध्यक्ष जो क्राउली ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाकिस्तान को आगाह करते हुए सांसद ने कहा कि अगर भारत के सैनिकों और उसके नागरिकों पर ऐसे ही हमले होते रहे तो भारत ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेगा। जो क्राउली का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के कारण पिछले कुछ महीनों से भारत पाक सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। क्राउली ने इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप सरकार से पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव बनाने की मांग की। जो क्राउली ने कहा कि ट्रंप सरकार को भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव फैलाने वाले लश्कर तैयबा और दूसरे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए और कोशिश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के नागरिकों और सैनिकों पर हमले होते रहे तो वो जवाब देने पर मजबूर होगा। इसके अलावा जो क्राउली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान नीति पर भारत से जानकारी मांगेगा। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान नीति को अंतिम रूप देने के लिए काम चल रहा है और अमेरिका इसमें भारत की भूमिका को अहम मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अमेरिका तो ज़रूर कह रहा है कि पाकिस्तान गलती कर रहा है और जिस तरह से भारतीय जवानों के साथ पाकिस्तान कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और आतंकियों को ख़त्म करना होगा। जहां कश्मीर में आज शहीद हुए लेफ्टिनेंट फैयाज अहमद को लेकर पूरा देश गमगीन है, वहीं शहीदों पर ओछी सियासत का सिलसिला भी जारी है। इस बार अजीबोगरीब और परेशान कर देने वाला बयान आया है यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से। अखिलेश ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि आखिर गुजरात का कोई जवान शहीद क्यों नहीं होता। हमारे देश की गिरती हुई सियासत के स्तर को आप इसी बयान से समझ सकते हैं और हम इस खबर को इसीलिए दिखा भी रहे हैं। बताओ, गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो? ये देश की सियासत का नया रंग है। देश को धर्म और जाति की राजनीति में बांटने वाले नेता अब शहीदों का बंटवारा भी करने लगे हैं। राज्य के आधार पर शहीदों की गिनती कर उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। घर परिवार से दूर घनघोर बियाबान और विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए तैनात जवान जब शहीद होकर तिरंगे में लिपटा वापस आता है तो उसे जन्म देने वाली माँ, 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने की कसम खाने वाली पत्नी और बच्चे बिलख बिलख कर रोते हैं। लेकिन देश के नेता इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। और देश में जो घटनाएं हो रही हैं उन पे कोई जवाब नहीं। सर कट करके आ गया, बहस क्यों नहीं करते आप? और हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ, गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि बाकी राज्यों की तरह सीमा पर गुजरात के जवान शहीद क्यों नहीं होते। अब उन्हें कौन बताए कि दुश्मन की गोलियां ना तो किसी का धर्म पूछकर उसे निशाना बनाती हैं और न ही उसका राज्य जानकर। गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी से उनकी सियासी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन शहीदों की शहादत का अपमान करने का हक उन्हें किसने दिया? गुजरात के बारे में जानने के लिए उन्हें थोड़ा इतिहास की ओर झांकना चाहिए। हो सकता है कि उसके बाद अखिलेश यादव को अपने बयान पर थोड़ी शर्म महसूस हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यही वो नेता हैं जो आयुष यादव के घर जाते हैं, यानी कि पूरा नाम वो पढ़ते हैं पहले शहीदों का और उसके बाद ही जाते हैं। यदि वो यादव होता है तो उसके घर जाते हैं, यदि वो कोई और जाति का होता है तो उसके घर जाना उचित नहीं समझते। अखिलेश युवा नेता हैं और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल शहीदों को लेकर अखिलेश यादव के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। सियासी नेताओं ने शहीदों के अपमान को निराशाजनक करार दिया। शहीदों को का अपमान है, आर्मी का अपमान है, देशवासियों का अपमान है।
भारत की आर्मी जो है सिर्फ एक स्टेट या 2 स्टेट की आर्मी नहीं होती, देश की शान है और उन्होंने बिल्कुल देश की शान का अपमान किया। उनको फौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो शहीद हुए हैं वो भारत के लिए शहीद हुए हैं। वो जो शहीद हुए हैं अपने लिए शहीद नहीं हुए हैं, कश्मीर के लिए शहीद नहीं हुए हैं, भारत के लिए शहीद हुए हैं। तो शहादत को बांटने की आवश्यकता नहीं है। और आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसी कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट यानी और खासकर न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका सबको एक साथ एक तालमेल बिठाने की, एक साथ चलाने की। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अब ट्रिपल तलाक पर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली है, उसके तमाम जो जजेज हैं वो कैसे अन्य अलग अलग धर्मों से आते हैं और इससे इस सुनवाई की पारदर्शिता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बात योगी सरकार की भी होगी, लेकिन फिलहाल देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। असेंबली में ईवीएम जैसे गैजेट के डेमो के बाद आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से जल्द हैकाथन की तारीख तय करने की मांग की। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि ये मनगढ़ंत बातें हैं कि ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। कल सदन में सबने देखा कि कैसे ईवीएम टेम्परिंग होती है। ईसी से निवेदन करते हैं कि अपनी ईवीएम हमें दीजिए। आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कपिल मिश्रा के बागी होने के बाद अब पंजाब में आप के कद्दावर नेता गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। घुग्गी उनकी जगह भगवंत मान को पंजाब में आप का संयोजक बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के हाथ से सत्ता चली गई, लेकिन दबंगई नहीं गई। यूपी के एटा जिले में विधान परिषद के समाप्ति और वरिष्ठता सपा नेता रमेश यादव के भतीजे मोहित यादव ने दरोगा को थाने के अंदर थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने गुंडई के नशे में चूर सपा नेता के आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ग्राहकों को अपने सर्विसेज पर बढ़े हुए सर्विस चार्ज का झटका दे रहा है। नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आने वाली 1 जून से बैंक पुराने और कटे फटे नोट बदलने पर भी सर्विस चार्ज लेगा। वहीं बैंक कैश विड्रॉल यानी पैसे निकालने की सर्विस पर भी चार्ज लेने जा रहा है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के ग्राहकों को पैसा निकालने, नए कार्ड इशू करवाने जैसी सुविधाओं के लिए भी चार्ज देना होगा। रेल से सफर करने वाले मुसाफिरों को एक बार फिर से अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। रेलवे ने कहा है कि बढ़ते घाटे को ध्यान में रखते हुए टिकट रेट बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। खबर है कि रेलवे के घाटे में 500 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुफ्त बीमा देने के बाद रेलवे को अतिरिक्त 40 करोड़ रुपए का घाटा बढ़ गया। और अब बात करते हैं योगी सरकार की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग के साथ राजधानी लखनऊ में बैठक की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 10% विकास दर का लक्ष्य रखा है। राज्य में जल्द ही नई औद्योगिक नीति लागू होगी। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और श्रम समेत कई क्षेत्रों में सुधार पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मोदी और योगी की जोड़ी ने काम करना शुरू कर दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने विकास के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों की एक रूपरेखा पेश की। 7.9 वर्तमान में यूपी की विकास दर है। इसको हमें दहाई में लेके जाना है। इसी रोड मैप पर बैठने के लिए जो चर्चाएं हुई हैं विभिन्न विभागों से संबंधित इन्हीं मुद्दों को लेकर के हुआ है और उसके लिए एक कार्यकारी कमेटी का गठन किया गया है। नीति आयोग के साथ बैठक में चौमुखी विकास को लेकर के चर्चा हुई। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज की दखलंदाजी खत्म करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और श्रम समेत तमाम क्षेत्रों में सुधार को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश सरकार विकास को गति देने के लिए अपने संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अपेक्षित सफलता तभी मिल पाएगी जब भारत सरकार से भी संसाधनों की कमी को ससमय पूरा किया जाता रहे। इस मुद्दे को भी नीति आयोग के समक्ष प्रमुखता से रखा गया है। उत्तर प्रदेश के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य को विकास के रास्ते पर लाना
और निवेशकों को आकर्षित करना है। बैठक में भारत सरकार के 7 सेक्रेटरी, 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी और यूपी के 13 बड़े अधिकारी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आमतौर पर अभी उत्तर प्रदेश से जितनी खबरें आ रही थीं उस तमाम खबरों में सबसे ज़्यादा खबर आती थी योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनके सरकार के बारे में, उनके मंत्रियों के बारे में। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है और वो खबर आई उनकी विरोधी दल BSP की ओर से। दलित राजनीति पर आधारित BSP से धीरे धीरे बड़े नेता या तो किनारा कर रहे हैं या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखलाया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद BSP अब निकाय चुनाव में अपने सिंबल के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं पार्टी छोड़ने और निकाले जाने वाले नेताओं की बढ़ती तादाद से साफ है कि BSP में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आज नया नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का रहा, जिन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और यही नहीं, सक्षम राजनीति के नेतृत्व के अभाव में देश भर में यदि दलित आंदोलन को देखें तो दलित आंदोलन जैसे भटकाव का शिकार होता जा रहा है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बहाने और BSP के बहाने देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है दलित राजनीति की ओर से, क्या कुछ चल रहा है दलित आंदोलन के पूरे क्षेत्र में, और साथ ही क्या कुछ चल रहा है, पक रहा है BSP के अंदर। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित दंगों की बढ़ती तादाद देश के लिए चिंता का विषय है। कुछ भी हो, यूपी में सपा बसपा राज में सवर्ण बनाम अवर्ण के बीच हिंसक घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन योगी सरकार में इस तरह के दंगे खुद बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने भी बयानों और सोशल मीडिया के जरिए घटना की निंदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। पीड़ितों के आंसू पोंछने जाने की भी बहन जी ने जरूरत नहीं समझी। ऐसे में दलित युवा भटकाव का शिकार होकर हिंसा का जवाब हिंसा से देने पर उतारू हो रहा है। दरअसल दलितों का राजनीतिक नेतृत्व ही भटकाव का शिकार हो चला है। कभी दलित अधिकार और उत्थान का मिशन लेकर देश भर में बाम सेफ और DS4 के जरिए आंदोलन शुरू करने वाले काशीराम की बनाई बहुजन समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार और कलह का शिकार हो गई है। बहन मायावती को साइकिल से दलित बस्तियों में जन जागरण के बरसों हो गए। इसी वजह से उन्हें काशीराम ने अपनी राजनीतिक विरासत भी सौंपी थी। उनके बाद इस तरह से जमीन की राजनीति करने वाली दूसरी बहनें और भाई पार्टी में पनप भी नहीं पाए। पार्टी की पहचान नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं से बन गई। वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिनको चुनाव बाद प्रदेश में कई जगह कार्यकर्ताओं ने अपमानित किया और पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगाए, आज पार्टी ने भी यही आरोप लगाकर उन्हें बेदखल कर दिया। पार्टी ने श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व उनके पुत्र अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासन करने का निर्णय लेते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। BSP में ऐसे मौका परस्तों की चांदी रही, इसीलिए मौका पाते ही सही मोल लगाकर कई नेता पार्टी छोड़ भी गए। मायावती की टिकट बेचने वाली बहन की छवि भी विरोधी दलों ने बना डाली। बहन जी ने बड़े राजप्रसाद की तरह बने आलीशान भवनों से निकलना दिनों दिन कम कर दिया। बहन जी पर दलित जातियों के विश्वास को खून लग गया। बहन जी से वो मैडम बन गई। BSP का वोट फीसदी चुनाव दर चुनाव कम होता चला गया। बहुजन पीछे छूटता चला गया, सर्वजन काबिज होता गया। चाहे अनचाहे बहन जी की पहचान जाटों की नेता के रूप में बनती चली गई। PM नरेंद्र मोदी ने हालिया चुनाव में इसको जमकर भुनाया। दलितों में जाटों के लिए बैर पैदा कर दिया गया। BSP का जनाधार खिसकता गया। बहन जी बहुजन से ज्यादा मुस्लिम राजनीति पर भरोसा करने लगी। 100 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करने का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। पार्टी को कमजोर करने के लिए BSP के कई नेता खरीदे गए। बहन जी बौखलाई रही लेकिन कर कुछ नहीं पाई। विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद निकाय चुनाव BSP के चुनाव चिन्ह पर लड़ने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन निकाय चुनाव से पहले पार्टी में सिर्फ टव्वल का दूसरा दौर तेज हो गया है। मायावती ने काशीराम के आदर्शों को पूरी तरह तज दिया। दलित आंदोलन के लिए घर परिवार हमेशा के लिए छोड़ देने वाले काशीराम की शिष्या मायावती ने अपने भाई आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। कि आनंद कुमार को अब मैंने BSP के संगठन में इस शर्त के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने का फैसला ले लिया है
कि वह पार्टी में हमेशा निस्वार्थ भावना से कार्य करता रहेगा। खबरों के मुताबिक ये वही आनंद कुमार हैं जिनकी कंपनियों ने 7 साल में 18,000% मुनाफा कमाया, जिनकी संपत्ति 2007 में 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,316 करोड़ पहुंच गई। आजादी के 70 साल बाद भी जहां देश का दलित दाने दाने को मोहताज है, वहां दलित राजनीति की रानी से जनता का मोहभंग होना ही था। तकलीफ की बात यह है कि अल्पसंख्यकों की तरह दलित समाज की मसीहाई करने वाले तमाम नेता पैदा तो हुए, लेकिन सत्ता के लिए समझौता कर सुविधा भोगी नेता बन गए। बहुतों को तो दलितों के बीच मनुवादी कही जाने वाली बीजेपी की गोद में बैठने से भी उज्र न रहा। गुजरात में ऊना जैसी घटनाओं पर नेतृत्वहीन आंदोलन चले, लेकिन दलित नेतृत्व ने जनसंघर्ष की राजनीति को तिलांजलि दे दी। रोहित वेमुला देश की समता, समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं का हीरो बन गया, लेकिन इन युवाओं को दिशा देने में राजनीतिक नेतृत्व नाकाम रहा। यूपी समेत देश के कई हिस्सों में अक्सर दलितों पर अत्याचार के दिल दहलाने वाले वाकये सामने आते हैं। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों के बाद दलित ही ऐसी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। मरी गाय का चमड़ा उतार कर पेट पालना तक दुश्वार हो गया है, लेकिन मायावती के आंगन में दलित राजनीति की कामधेनु जो बंधी है, इसीलिए बीएसपी को आज भी उम्मीद है कि इस बार ना सही अगली बार ये कामधेनु दूध देगी और बीएसपी को फिर सत्ता की मलाई खाने को मिलेगी। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। और दलित आंदोलन की तरह ही आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक आंदोलन करके एक नई पार्टी बनाई, नई राजनीति की शुरुआत करने का दम भरा, वो भी अब खतरे में है। और ये शुरुआत हुई है आम आदमी पार्टी के निष्कासित नेता कपिल मिश्रा के बयानों और आरोपों से। और आज अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता कपिल मिश्रा पर एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया। इसके बाद कपिल के समर्थकों ने इस शख्स को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। तथाकथित रूप से ये शख्स आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। दरअसल कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अनशन पर बैठे बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा पर अंकित भारद्वाज नाम के शख्स ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। पुलिस ने आरोपी अंकित भारद्वाज को हिरासत में ले लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आए, किसने नहीं भेजा मुझे? मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। कौन सी पार्टी से हो? आम आदमी पार्टी। अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा की मांग है कि आप नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक की जाए और उनकी फंडिंग का जरिया बताया जाए। आपके ये 5 साथी हैं, संजय सिंह, आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और सतेंद्र जैन। पिछले 2 सालों में कितने दिन विदेशों में रहे, किस किस देश में गए, क्यों गए, किसके पैसों से गए और वहां पे क्या किया, इसका हिसाब किताब देश के सामने सार्वजनिक किया जाए। कपिल मिश्रा ने कहा कि जब तक आप नेताओं के विदेशी दौरे की जानकारी को पार्टी सार्वजनिक नहीं करती, तब तक उनका अनशन चलता रहेगा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि ये नेता विदेश क्या करने गए थे, कहां रुके और दौरों के लिए पैसे कहां से आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो तमाम दांव जानते हैं कपिल मिश्रा भी, जिसके बिना पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी। और शायद यही वजह है कि केजरीवाल आजकल परेशान दिखते हैं। परेशानी विधायिका और जुडिशरी या न्यायपालिका के बीच भी काफ़ी होती रही है, लेकिन अब इसे दूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब ऑनलाइन याचिका दर्ज कराई जा सकती है। ऑनलाइन याचिका की नई व्यवस्था की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस मौके पर चीफ जस्टिस JS खेहर भी मौजूद थे। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा था कि अगर न्यायपालिका में ऑनलाइन का समावेश किया जाए तो बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। और उस कार्यक्रम में सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम वो कोशिशें की जिससे ज़्यादा अच्छे से अच्छे रिश्ते विधायिका और न्यायपालिका के बीच बनाए जा सके। सुप्रीम कोर्ट अब धीरे धीरे पेपरलेस कामकाज की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। इससे याचिकाकर्ता को अपने केस की ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी। इस मौके पर मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनौती हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नहीं, बल्कि मानसिक सोच की है। कि A4 साइज का एक कागज पूरी प्रक्रिया के दरमियान
10 लीटर पानी कंज्यूम करता है। 10 लीटर पानी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस पेपरलेस दुनिया की ओर जाता हूं तो मैं कितनी बड़ी आने वाली पीढ़ियों की सेवा करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में काफी सीखने को मिला। नोट छापना, ट्रांसपोर्ट करना, सुरक्षा करना बड़ा खर्च का काम है। देश के रुपए बचेंगे तो गरीबों के घर बनाने में काम आएंगे। वो दिन दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आने वाला है। पूरा विश्व बदलने वाला है और हम अगर उसके साथ नहीं चलेंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं। उन्होंने वकीलों से अपील की कि डॉक्टरों की तरह वो भी गरीबों को मुफ्त सेवा दें। हजारों गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने अपने अस्पताल के बाहर बोर्ड लगाया है और 9 तारीख को वो बिना चार्ज लिए गरीब प्रेग्नेंट विमेन को सेवा करते हैं, उसको मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं, दवाई करते हैं। मुझे विश्वास है मेरे देश के वकील भी मेरे देश के गरीबों को मदद करने के लिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे आएंगे और देश का भविष्य बदलने के लिए काम आएंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि गरीब लोगों तक न्याय पहुंचे, इसके लिए ये एक बड़ा प्रयास है। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश JS खेहर ने देश भर की 24 कोर्ट और निचली अदालतों में भी ये प्रणाली सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, हेरफेर कम होगी और पिटिशनर को रियल टाइम में अपने केस की प्रोसेस जानने में मदद मिलेगी। Automatically, all the parties concerned are informed through the same process in which the High Court used to inform them. So the moment you file a case in the Supreme Court, all parties in the High Court, before the High Court, are automatically informed. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी अब सरकार की वेबसाइटों की तरह हो जाएगी। अभी तक इसका नाम sci.nic.in है, जो अब बदलकर sci.gov.in हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसले और कॉज लिस्ट पहले ही पेपरलेस किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसलों की प्रति डिजिटल साइन के साथ ही वादियों को दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और यूं ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त प्रशासक हैं और यह वह काम को लेकर काफ़ी धीर गंभीर भी रहते हैं, लेकिन जब वह धीर गंभीर समझी जाने वाली न्यायपालिका के बीच होते हैं तो उनका हास्य बोध जागृत हो जाता है। आज भी कुछ वैसा ही हुआ और आमतौर पर हमने देखा है कि किस तरह से जजेज को संबोधित किया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ अलग ही अंदाज अपनाया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मौका था सुप्रीम कोर्ट में इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रणाली का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने कहा, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता वह नई व्यवस्था में किनारे हो जाता है। जनरेशन गैप की समस्या है, इससे निपटना होगा। लेकिन इस दौरान मोदी लगातार अपने संबोधन में न्यायपालिका से नजदीकियां बढ़ाते दिखे। प्रधान न्यायाधीश को सिर्फ एक बार चीफ जस्टिस कहा, फिर 3 बार चीफ साहब कहकर संबोधित किया। वैसे जब हम इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में मिले थे तो चीफ साहब ने बड़ा ही विस्तार से आंकड़ों का एक पूरा चित्र वहां प्रस्तुत किया था सबके सामने। यही नहीं, मोदी ने अपने संबोधन में टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर मौजूद लोगों को हंसाया भी। हम किसी को अगर SMS करते हैं, बाद में फोन करते हैं, मेरा SMS मिला। ये कोई पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायपालिका से अपने रिश्ते सुधारने के लिए हंसी मजाक और बेतकल्लुफी का सहारा लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में मोदी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की थी। मुझे कभी कोर्ट में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि वहां बड़ा गंभीर वातावरण होता है और शायद उसका प्रभाव यहां भी नजर आ रहा है। न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों में तलखी किसी से छिपी नहीं है। जजों की कमी और नियुक्ति को लेकर कई मौकों पर मोदी सरकार और न्यायपालिका आमने सामने खड़े हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और अब एक बड़े मामले की बात करते हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। जी हां, मैं बात कर रही हूँ ट्रिपल तलाक का। निकाह, हलाला और बहुविवाह के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मई यानी कल से सुनवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस UU ललित और जस्टिस S अब्दुल नजीर की संवैधानिक बेंच मामले की सुनवाई करेगी और अपनी पारदर्शिता को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने एक ऐसी बेंच का गठन किया है जिसमें चीफ जस्टिस खेहर के रूप में एक सिख, एक क्रिश्चियन, एक पारसी, एक हिंदू और एक मुस्लिम जज इस मामले की सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तमाम पक्षकारों से भी राय मांगी थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 11 मई को सबसे पहले उन सवालों को तय करेगा जिन मुद्दों पर इस मामले की सुनवाई होनी है। और नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस के दौरे पर जाएंगे। सुषमा स्वराज ने बुधवार को यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 1 जून को एनुअल समिट होगी। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को PM मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और इसी मुलाकात में इस यात्रा को फाइनल किया गया। तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं और चुनावी समर से निपटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दनादन विदेशी दौरों के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक PM मोदी अगले महीने रूस के दौरे पर जाएंगे। मॉस्को में PM मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1 जून को मुलाकात करेंगे और ये दौरा रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन के भारत दौरे के दौरान तय हुआ है। दिमित्री रोगोजिन ने PM मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। PM मोदी के रूस दौरे पर और उनकी पुतिन से बातचीत के मुद्दों पर भी रोगोजिन और सुषमा स्वराज के बीच बातचीत हुई। रूस और भारत के रिश्ते में विदेश नीति सबसे मजबूत पक्ष है। सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की है। इसके अलावा व्यापार और निवेश 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और रूस ज्यादातर बेहतर काम कर सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए थे। तब उन्होंने सम्मेलन से अलग मोदी से मुलाकात की थी। दोनों देशों के बीच रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अहम करार हुए थे। हालिया दिनों में भारत के अमेरिका के ज्यादा करीब जाने और रूस का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होने से रिश्तों में थोड़ा ठंडापन आया है। माना जा रहा है कि PM मोदी का ये दौरा रिश्तों में दोबारा गर्माहट भरेगा और पुराने गिले शिकवों को भुलाकर दोनों देश साथ आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मोदी बौद्ध कैलेंडर के सबसे खास दिन बेसक दिवस पर होने वाले समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जाफना भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक PM मोदी के इस दौरे में कोई फॉर्मल बातचीत नहीं होगी, ना ही किसी समझौते पर दस्तखत होंगे, लेकिन दोनों ही देश के आपसी संबंधों को जरूर आंका जाएगा, समझा जाएगा, उसकी एक विश्लेषण किया जाएगा। मैत्रीपाला सिरिसेना के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत श्रीलंका में नजदीकियां बढ़ी हैं। इस दौरे से इन रिश्तों में और मजबूती आएगी जो रणनीतिक रूप से कई मायनों में बेहद अहम है। उधर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच चल रही तनातनी के ठीक इसी बीच दक्षिण कोरिया में सत्ता परिवर्तन हो गया है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के उम्मीदवार और उदारवादी विचारधारा के मून जे इन नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इसके साथ ही जो विश्व राजनीति का संतुलन है वो एक बार फिर से ऊहापोह की स्थिति में पड़ गया है। कोरियाई प्रायद्वीप में जारी तनातनी के बीच दक्षिण कोरिया में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के उम्मीदवार और उदारवादी विचारधारा के मून जे इन राष्ट्रपति चुने गए। खास बात यह है कि मून जे इन उत्तर कोरिया के साथ अच्छे संबंध बनाने के पक्षधर हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे उत्तर कोरिया के साथ सभी संबंधों को खत्म करना चाहती थीं। 64 साल के मून इससे पूर्व 2012 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे, लेकिन तब वो पार्क ग्यून हे से हार गए थे। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के मून को 42.2% मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी होंग जून प्यो को सिर्फ 25.2% वोट हासिल हुए। इस बार दक्षिण कोरिया में कुल 77.2% मतदान हुआ, जो कि पिछले 20 सालों में सर्वाधिक रहा। पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों के चलते सत्ता गवा बैठी और अब वो जेल में है। पिछले 10 साल से दक्षिण कोरिया में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था। हाल के दिनों में दक्षिण कोरिया अस्थिरता का सामना कर रहा है।
एक तरफ राष्ट्रपति को जेल जाना पड़ा तो दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क उत्तर कोरिया एक के बाद एक परमाणु परीक्षण कर रहा है। माना जा रहा है कि मून जे-इन के राष्ट्रपति बनने के बाद इस दौर का खात्मा होगा। जानकारों के मुताबिक मून अमेरिका के विरोध में काम करेंगे। वो उत्तर कोरिया के साथ नए स्तर से संबंध बनाने के हिमायती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश विदेश की कुछ और खबरों के लिए देखते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 खबरें। भारतवंशी सिख गुरमुख सिंह को अमेरिका ने शरण देने से मना कर दिया। सिंह के कानूनी उपायों में हारने के बाद अब उसे भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। गुरमुख 46 साल के हैं। वो मैक्सिको होते हुए 1998 में बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिका आए थे। पाकिस्तान ने इस्लामी सहयोग संगठन की एक बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटियानो गुतारेस के समक्ष कश्मीर के मुद्दे को उठाया और भारत के साथ मिलकर शांतिपूर्ण समाधान निकाले जाने की अपील की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के ईसाई गवर्नर को ईश निंदा के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। गवर्नर बासुकी पुरनामा की मुसीबतें तब शुरू हुई जब सितंबर में उन्होंने बयान दिया कि उनके विरोधी कुरान की एक ऐसी आयत के नाम पर लोगों को उनके विरोध में वोट करने के लिए कह रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान नेता ही चुनना चाहिए। स्कूल में 8 साल की बच्ची का कथित तौर पर हिजाब खींचना शिक्षक के लिए परेशानी का सबब बन गया। स्कूल प्रशासन ने हिजाब खींचने के आरोप में शिक्षक को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची की शैतानियों से परेशान होकर शिक्षक ने बच्ची को हिजाब उतारने के लिए कहा था। इसी मामले में उसे निलंबित किया गया। इटली का एक गांव जनसंख्या की कमी से जूझ रहा है। इसे लेकर गांव के मेयर ने प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के तहत गांव में आकर रहने वाले शख्स को 1700 पाउंड यानी करीब 1,43,000 रुपए दिया जाएगा और यहाँ का किराया सिर्फ 40 पाउंड यानी 3400 रुपए प्रति महीने होगा। और अब एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। इस बार अच्छे मानसून की उम्मीद और एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार ने दम भरा है। शेयर बाजार बड़ी छलांग लगाते हुए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स निफ्टी ने जहां 9,400 अंकों का आंकड़ा पार कर लिया, तो वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स भी 30,189 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। और ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है और इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाजार अच्छा व्यापार करेगा। और अब आपको वो बता दें कि पूर्वांचल के सबसे बड़े सुरों के संग्राम मतलब मेरा भी नाम होगा कब शुरू हो रहा है। जी हाँ, बस बहुत कम दिन रह गए हैं अब इस इंतज़ार का और 13 मई से ये महासंग्राम शुरू होगा और ये पहला कार्यक्रम है जो किसी भी न्यूज़ चैनल पर इस तरह का रियलिटी शो आ रहा है। और पूर्वांचल को हमने जानबूझकर चुना है क्योंकि पूर्वांचल पूरे देश में अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कम दूरी में ही संगीत की कई विधाएं वहाँ की मिट्टी में मिलती हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से हैं जो कि पूरे देश को बदलना चाहते हैं। और ऐसे में जब हम चाहते थे कि सुरों के एक इतिहास को भी आपके सामने रखें, सुरों के सुगंध को भी आपके सामने रखें, तो पूर्वांचल से अच्छा क्षेत्र हो ही क्या सकता था। तो पूर्वांचल के सुरदूतों की पहली झलक आप देख सकते हैं 13 मई से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में। और इस रियलिटी शो में हमने मिट्टी से वो तमाम बच्चे उठाए हैं जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उन्हें हमने हर तरह की ट्रेनिंग दिलवाई है। और उसके बाद उनके बीच ये कंपटीशन होगा, ये प्रतियोगिता होगा और जिसमें जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। तो देखिए उस कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक। पूर्वांचल से उठी बदलाव की लहर, माटी के लाल लगा रहे हैं उम्मीदों की गुहार। हर किसी को है उसके नाम एक पहचान की तलाश। क्या होगा जब आगाज से पहले थमेगा सुरों का सफर। यहाँ पर एक ही बार मौका मिलेगा। टैलेंट के आगे उम्र का दायरा दिखेगा छोटा। सपनों को मिलेगी हकीकत की उड़ान। क्या होगा जब पूर्वांचल के लाभ करेंगे अपना नाम, दुनिया में बढ़ाएंगे पूर्वांचल की शान। देखिए मेरा भी नाम होगा 13 मई से रात 9 बजे सिर्फ APN पर। तो इस कार्यक्रम को देखना ना भूलिए और इन सुरदूतों का उत्साह भी आप बढ़ाइए ज़रूर। और अपनी तरह का ये अकेला कार्यक्रम है और ये इस बात को साबित करता है कि APN
किस तरह से अपनी मिट्टी से जुड़ा है और तमाम उन कला विधाओं से भी जुड़ा है जो अब लुप्त हो रही हैं, जो ख़त्म हो रही हैं। उन्हें विकसित करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। अब चलिए आज के इतिहास की बात कर लेते हैं। 10 मई 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद यानी आगरा में कदम रखा था। 10 मई 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हुई थी। इस लड़ाई को भले ही अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, मगर इसने अंग्रेजों के खिलाफ भारत में नई ऊर्जा भरी और उनसे लड़ने की एक ताकत दिया। 10 मई 1993 में संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। और 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला लोकतांत्रिक चुनाव के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। 10 मई 2002 में भारत के मशहूर शायर कैफी आजमी साहब का निधन हुआ था। तो शहादत की जितनी बार भी हमने खबरें देखी हैं, इन सब खबरों के बीच होठों पर चाहे अनचाहे गुनगुनाने लगते हैं वो गीत, वो आ जाते हैं हमारे होठों पर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस मशहूर गीत को लिखने वाले शायर कैफी आजमी ने आज ही के दिन दुनिया से विदा लिया था। आजमगढ़ के अख्तर हुसैन रिजवी यानी कैफी आजमी किशोरावस्था से साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। मुंबई पहुंचे कैफी ने यहां से एक उर्दू पत्रिका उर्दू जनरल का संपादन शुरू किया। शुरुआती सालों में काफ़ी दिन गुर्बत में गुजारने वाले कैफी आजमी धीरे धीरे कैसे पूरे उर्दू शायरी का, साहित्य का एक सूर्य बन बैठे, शायद ही किसी को पता चला। फिल्मों में मौका मिला। 1951 में फिल्म बुजदिल से कैफी की भावुक, रोमांटिक और ताकतवर कलम को शोहरत मिलती गई। इसके बाद 1959 के कागज के फूल के लिए लिखे गए वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, उनको हर दिल अजीज शायर बना दिया। वे सिर्फ गीतकार ही नहीं थे बल्कि पटकथाकार के रूप में भी स्थापित हुए और यहाँ तक कि उन्होंने 1-2 फिल्मों में अभिनय भी किया। हीर रांझा कैफी की सिनेमाई कविता कही जा सकती है। सादापन और खुशमिजाजी कैफी की पहचान थी। कैफी आजमी ने शमा, गरम हवा, शोला और शबनम, कागज के फूल, आखिरी खत, रजिया सुल्तान, 7 हिंदुस्तानी, अनुपमा, पाकीजा और हीर रांझा जैसी तमाम फिल्मों में गीत लिखे। उनकी कहानी सत्यकाम, बावर्ची, अर्थ, फिर तेरी कहानी याद आई समेत कई फिल्मों की है। गरम हवा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। सामयिक विषयों पर भी वो बेबाकी से लिखते रहे। आखिरी सालों में वो समाज सेवा के काम में मसरूफ हो गए। सन 2002 में कैफी यह गुनगुनाते हुए कि इस दुनिया को विदा कह गए कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। कैफी साहब को मैं जब भी याद करती हूँ, उनकी गंगा जमनी तहजीब के लिए उन्हें ज़्यादा याद करती हूँ। कैफी आजमी साहब के खूबसूरत शायरी के साथ आपको देश की बात में छोड़ जाती हूँ। नमस्कार।